अधिकांश इतिहास के दौरान हमें यही लगता रहा कि हम अकेले हैं, धरती पर चलने वाले एकमात्र इंसान। लेकिन हमारे डीएनए के भीतर छिपा है एक ऐसा सबूत जो बताता है कि कभी एक और तरह के इंसान थे जो हमसे बहुत पहले जीते, शिकार करते और सपने देखते थे। वे न तो हमारे पूर्वज थे, न दुश्मन, बल्कि हमारे रिश्तेदार थे। उनकी कहानी जलती आग की रोशनी में गुफाओं से शुरू होती है और खत्म होती है हमारी ही रगों के खून में। और अब नया डीएनए सबूत बता रहा है वे असल में कौन थे और कैसे उनकी कहानी कभी सच में खत्म ही नहीं हुई। कल्पना करो, तुम 50,000 साल पहले एक जमी हुई गुफा के मुहाने पर खड़े हो। आग की लौ पत्थरों पर झिलमिला रही है। उस रोशनी में दो प्राचीन आंखें तुम्हारी ओर देखती हैं। पहचान सी लगती है, इंसानी, लेकिन फिर भी कुछ अलग। बहुत समय तक निएंडरथल्स को कठोर, बेअकल और जानवरों जैसे इंसान समझा गया। किताबों में उन्हें झुके हुए, बालों से ढके प्राणी के रूप में दिखाया जाता था, जो सोच नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। वैज्ञानिकों का मानना था कि वे मानव जाति का असफल रूप थे, जो सभ्यता की दौड़ में पीछे रह गए। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। नए शोध बताते हैं कि निएंडरथल्स हमसे अलग नहीं थे, बल्कि हमारे करीबी रिश्तेदार थे। वे औजार बनाते थे, आश्रय तैयार करते थे और अपने समूह की देखभाल करते थे। कई मायनों में वे शुरुआती इंसानों से कहीं ज्यादा हम जैसे थे, जितना हमने कभी सोचा भी नहीं था। आज का सवाल सरल है, लेकिन गहरा। क्या हमने उनके बारे में जो कहानी मानी, वो पूरी तरह गलत थी? प्राचीन डीएनए पर आधारित नई खोजों ने हमारे इतिहास की समझ को पूरी तरह बदल दिया है। उनकी जिंदगी, उत्पत्ति और हमसे उनके रिश्ते के बारे में। और साइबेरिया की एक गुफा की मिट्टी से निकली एक छोटी सी हड्डी ने इंसानियत की कहानी की दिशा ही पलट दी। कुछ दशक पहले तक हड्डियां हमें सिर्फ यह बता सकती थीं कि प्राचीन इंसान कैसे दिखते थे, पर वे कौन थे, ये नहीं। फिर आया डीएनए और सब कुछ बदल गया। डीएनए विश्लेषण से पहले वैज्ञानिक केवल हड्डियों का आकार या खोपड़ी की बनावट देखकर अंदाजा लगाते थे, लेकिन अब वैज्ञानिक प्राचीन अवशेषों से डीएनए निकालना सीख गए। यह बेहद सावधानी भरा, धीमा काम है। हड्डियों को साफ किया जाता है ताकि बाहरी डीएनए न मिले। छोटे छोटे नमूने पीसकर पाउडर बनाए जाते हैं और फिर उन सूक्ष्म जेनेटिक कणों को कॉपी कर मशीनों से पढ़ा जाता है। इस क्षेत्र के अग्रणी वैज्ञानिक स्वांते पैबो ने 2010 में क्रोएशिया की विंडजा गुफा दोफा से मिले निएंडरथल के डीएनए का पहला उच्च गुणवत्ता वाला जीनोम तैयार किया। यह एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि पहली बार इंसान और निएंडरथल के डीएनए की सीधी तुलना संभव हुई। परिणाम ने सबको चौंका दिया। आधुनिक इंसान और निएंडरथल्स ने आपस में संकरण, इंटरब्रीडिंग किया था। इसका मतलब वे पूरी तरह अलग प्रजाति नहीं थे, बल्कि एक ही मानव परिवार का हिस्सा थे। इस खोज ने 150 साल पुराने पूर्वाग्रहों को तोड़ दिया। इसने साबित किया कि निएंडरथल न तो साधारण थे, न ही निम्नतर, बल्कि वे हमारी ही तरह सोचते, महसूस करते और बनाते थे। थोड़ी ही देर बाद साइबेरिया की डेनिसोवा गुफा से मिली एक छोटी सी उंगली की हड्डी ने एक और रहस्य खोला। एक नई प्राचीन मानव प्रजाति, डेनिसोवंस। इससे साबित हुआ कि मानव इतिहास हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और परस्पर जुड़ा हुआ था। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, निएंडरथल्स असल में आए कहां से? करीब 6 लाख साल पहले एक ही प्रजाति दो रास्तों पर बट गई, जिससे जन्म हुआ दो अलग मानव रूपों का। वह पूर्वज था होमो हाइडेलबर्गेंसिस। ये शुरुआती इंसान अफ्रीका और यूरेशिया में रहते थे, शिकार करते थे, औजार बनाते थे और आश्रय भी तैयार करते थे। समय के साथ उनके कुछ समूह अफ्रीका में रहे, जो लाखों सालों में विकसित होकर होमोसेपियंस यानी हम बन गए। बाकी समूह यूरोप और पश्चिमी एशिया की ठंडी धरती में पहुंचे, जहां बर्फीला मौसम और अलग भोजन ने उन्हें नया रूप दिया। वे धीरे धीरे निएंडरथल्स बन गए। पर अब जेनेटिक सबूत बता रहे हैं कि उनकी शुरुआत शायद सिर्फ यूरोप में नहीं हुई थी। कुछ सबसे पुराने डीएनए नमूनों से इशारा मिलता है कि पहले निएंडरथल्स पूर्व दिशा एशिया में विकसित हुए होंगे, फिर बाद में यूरोप की ओर बढ़े। एक सदी से हम सोचते रहे कि यूरोप ही निएंडरथल्स की जन्मभूमि है,
लेकिन नया डीएनए कहता है, नजर घुमाओ, पूर्व की ओर देखो। साइबेरिया के अल्टाई पर्वतों से मिले एक निएंडरथल के डीएनए, लगभग एक 20,000 साल पुराना, ने चौंका दिया। उसके जीन यूरोपीय निएंडरथल्स से भी ज्यादा पुराने थे और उसके डीएनए में डेनिसोवंस के साथ मिले-जुले जीन भी थे। मतलब वे अलग-अलग प्रजातियां नहीं थीं, बल्कि एक दूसरे से मिलती-जुलती आबादियां थीं। जब वैज्ञानिकों ने इन संबंधों का पॉपुलेशन मॉडलिंग से अध्ययन किया, तो तस्वीर एक सीधी रेखा जैसी नहीं लगी, बल्कि एक गुथी हुई नदी जैसी, जहां अलग-अलग मानव शाखाएं बार-बार मिलती, अलग होती और फिर से जुड़ती रहीं। डीएनए ने एक और रहस्य खोला, ऐसे अज्ञात पूर्वज जिनके कोई जीवाश्म आज तक नहीं मिले। वैज्ञानिक उन्हें कहते हैं भूत वंश, गोस्ट लिनिएजेस। वे ऐसी मानव जातियां थीं जो कभी धरती पर रहीं, पर कोई निशान नहीं छोड़ा, सिवाय हमारे डीएनए के अंदर। संभव है कि इनमें कुछ होमो इरेक्टस से जुड़े हों और कुछ बिल्कुल अनजान प्रजातियां हों जिन्हें हम अभी तक खोज नहीं पाए। हर नया जीनोम इस कहानी में एक नई डोर जोड़ता है, दिखाता है कि मानव विकास कोई सीधी शाखाओं वाला पेड़ नहीं था, बल्कि एक जुड़ा हुआ जाल, जहां परिवार, रक्त और समय एक दूसरे से गूंथे हुए थे। अब वैज्ञानिक मानव इतिहास को प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट की नहीं, बल्कि मेल मिलाप, अनुकूलन और साझा अस्तित्व की कहानी मानते हैं। हर नई खोज के साथ यह कहानी और धुंधली होती जाती है, पर उतनी ही रोमांचक भी, क्योंकि अब हम जानते हैं हमारी नस्ल अकेली नहीं थी। हमारे भीतर आज भी उन भूले बिसरे रिश्तेदारों की गूंज जिंदा है। और सवाल यह है, अगर निएंडरथल इतने जटिल मानव नेटवर्क का हिस्सा थे, तो वे बर्फ युग की दहलीज पर 3 लाख साल तक कैसे टिके रहे? कल्पना करो, जमी हुई सुबह, मैदान में घूमते मैमथ, बर्फ में चरमराते कदमों की आवाज और आसमान जो बस सर्दी से भरा हुआ है। निएंडरथल्स बर्फ युग के द्वार में जीते थे, जब यूरोप का ज्यादातर हिस्सा ठंड से जमा हुआ था। उनकी दुनिया लगातार बदलते मौसमों से बनी थी। कभी सब कुछ जम जाता, कभी पिघल जाता। इस माहौल में जिंदा रहने का मतलब था लगातार चलना, सीखना और ढल जाना। धरती पर विशाल जीव घूमते थे, मेमथ, बाइसन, ऊनी गैंडे। फिर भी खाना हमेशा आसान नहीं था। उनके शरीर ने इस कठोर दुनिया के हिसाब से खुद को ढाल लिया था। निएंडरथल्स के हाथ पैर छोटे, सीने चौड़े और नाक बड़ी होती थी, ताकि ठंडी हवा फेफड़ों में पहुंचने से पहले गर्म हो सके। इन बदलावों ने उन्हें सर्द मौसम में गर्म रहने और सांस लेने में मदद दी। वे छोटे छोटे समूहों में रहते थे, जो साथ शिकार करते, खाना बांटते और एक दूसरे की देखभाल करते थे। उनके पत्थर के औजार मजबूत और व्यावहारिक थे, करीब से शिकार करने के लिए बनाए गए। आग उनकी जिंदगी का केंद्र थी, गर्माहट, सुरक्षा और खाना पकाने के लिए। हजारों सालों तक जलवायु बार बार बदलती रही, कभी बर्फ आगे बढ़ती, कभी पीछे हटती, और नेंडरथल्स बार बार उत्तर से दक्षिण की ओर पलायन करते रहे। हर बार का यह सफर उन्हें थोड़ा और अलग करता गया। धीरे धीरे उनकी आबादी छोटी होती गई, उनकी जेनेटिक विविधता, जेनेटिक डिवर्सिटी घटती चली गई। कई बार शायद पूरी दुनिया में केवल कुछ हजार ही बचे हों। फिर भी उन्होंने लाखों सालों तक संघर्ष करके जीना जारी रखा। यह उनके दृढ़ता और बुद्धिमत्ता का सबूत है, जिसे कभी बहुत कम आंका गया। लेकिन जीवित रहना सिर्फ सहने की बात नहीं थी, वह जुड़ाव की बात थी, और वह जुड़ाव हमारी पूरी कहानी बदल देने वाला था। करीब 60,000 साल पहले दो तरह के इंसान आमने सामने आए, और उसके बाद दुनिया वैसी कभी नहीं रही। जब शुरुआती होमो सेपियंस अफ्रीका से बाहर निकले, तो उन्होंने निएंडरथल्स से मुलाकात की, जो तब तक यूरेशिया में हजारों सालों से रह रहे थे। यह कोई एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि सदियों और हजारों मीलों तक फैली कई मुलाकातों की श्रृंखला थी। डीएनए सबूत बताते हैं कि इन दोनों ने केवल मुलाकात ही नहीं की, उन्होंने एक दूसरे से संबंध भी बनाए। वैज्ञानिकों ने कम से कम 3 बड़े इंटरब्रीडिंग घटनाक्रम खोजे हैं, जिनके निशान आज भी हमारे डीएनए में मौजूद हैं। हर गैर अफ्रीकी व्यक्ति के शरीर में आज भी लगभग 1% से 2% नेंडरथल डीएनए मौजूद है। सबसे अद्भुत खोज साइबेरिया की डेनिसोवा गुफा से आई। एक छोटी सी हड्डी, एक लड़की की उंगली का टुकड़ा,
उसके डीएनए ने ऐसा सच खोला जो पहले कभी नहीं देखा गया था। वह एक हाइब्रिड थी। उसकी मां निएंडरथल और पिता डेनिसोवन। इस एक हड्डी ने साबित कर दिया कि प्राचीन इंसान अलग थलग नहीं रहते थे। वे मिलते थे, साथ जीते थे और बच्चे भी पैदा करते थे। इन मेल झोलों के लंबे असर हुए। कुछ निएंडरथल जीन ने शुरुआती इंसानों को ठंडे इलाकों में जीने में मदद की। त्वचा के रंग, बालों की बनावट और फैट मेटाबॉलिज्म पर असर डालकर। कुछ जीन ने उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम, को मजबूत बनाया ताकि वे नए रोगाणुओं से लड़ सकें। और कुछ जीन ने तो उनके मस्तिष्क और नींद के पैटर्न तक को प्रभावित किया। लेकिन सवाल वही रहा, अगर वे इतने सक्षम और इंसानी थे तो गायब क्यों हो गए जबकि हम बच गए? करीब 40,000 साल पहले निएंडरथल की आखिरी आग बुझ गई। उस समय तक उनकी आबादी बहुत घट चुकी थी। उनके डीएनए में इनब्रीडिंग के निशान दिखते हैं, मतलब उनके बीच नए जीन नहीं आ रहे थे। वे छोटे, अलग थलग समूहों में बट गए थे, जो किसी भी पर्यावरणीय बदलाव से मिट सकते थे। धरती भी उस वक्त अशांत थी। जलवायु बार बार बदल रही थी, कभी भयंकर ठंड, कभी सूखा। खाना ढूंढना मुश्किल होता जा रहा था। इसी बीच आधुनिक मानव यूरोप और एशिया में फैलने लगे। वे साथ लाए नए औजार, मछली पकड़ने के उपकरण, हड्डी से बनी चीजें और जटिल सामाजिक संरचनाएं, जिनसे बड़े और जुड़े हुए समुदाय बन सके। इस नेटवर्क ने होमो सेपियंस को बड़ी बढ़त दी। वे व्यापार कर सकते थे, साधन बांट सकते थे और हालात के साथ जल्दी ढल सकते थे। निएंडरथल्स इसके विपरीत छोटे पारिवारिक समूहों में रहते थे, जहां हर नुकसान बड़ा झटका बन जाता था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि नई बीमारियां भी दोनों के बीच फैलीं, जिनसे निएंडरथल्स और कमजोर हो गए। लेकिन वे अचानक गायब नहीं हुए। जैसे जैसे आधुनिक मानव आगे बढ़े, उन्होंने अंतिम निएंडरथल्स से भी मेलजोल किया। धीरे धीरे उनका डीएनए हमारे भीतर समा गया। जो दिखा वह विलुप्ति नहीं थी, बल्कि दो दुनियाओं का मिलन था। फिर भी उनके जाने के बाद भी वे पूरी तरह मरे नहीं। उनकी विरासत हमारे अंदर जीवित है। हर बार जब तुम आईने में देखते हो, तुम उनमें से थोड़ा सा हिस्सा देख रहे होते हो। आधुनिक जेनेटिक्स ने बताया है कि निएंडरथल डीएनए आज भी हमारे शरीर को प्रभावित करता है। हमारी त्वचा, इम्यून सिस्टम, नींद, यहां तक कि मेटाबॉलिज्म, सब पर उसका असर है। कुछ निएंडरथल जीन हमारी इम्यून प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं। उन्होंने अफ्रीका से बाहर आए इंसानों को नए रोगाणुओं से बचने में मदद की। लेकिन यही जीन आज कुछ लोगों में ऑटो इम्यून रोगों जैसे लूपस या क्रोन्स डिजीज का कारण बन सकते हैं। कुछ जीन धूप और विटामिन डी से जुड़े हैं। ठंडे इलाकों में रहने वाले शुरुआती इंसानों को कम सूरज की रोशनी में भी विटामिन डी बनाने में मदद मिली। यही जीन हमारी त्वचा और बालों के रंग को भी प्रभावित करते हैं। कुछ निएंडरथल डीएनए हमारे मूड, नींद के समय, सर्केडियन रिदम और डिप्रेशन जैसी प्रवृत्तियों से जुड़ा पाया गया है। यहां तक कि कोविड-19 महामारी के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ निएंडरथल जीन गंभीर संक्रमण के खतरे को बढ़ाते हैं, जबकि कुछ सुरक्षा भी देते हैं। इसका मतलब साफ है, निएंडरथल्स कभी सच में मिटे नहीं। उनके जीन अब भी हमारे अंदर सांस ले रहे हैं, हमारे शरीर, सेहत और रूप का हिस्सा बनकर। वे और हम के बीच की रेखा कभी उतनी मोटी थी ही नहीं, जितनी हमने समझी थी। और अब डीएनए तकनीक के नए दौर में वैज्ञानिक निएंडरथल्स के निशान वहां भी पा रहे हैं जहां हड्डियां तक नहीं बचीं। न हड्डियां, न औजार, सिर्फ मिट्टी। और फिर भी वही मिट्टी अब इतिहास को फिर से लिख रही है। पहले पुरातत्वविद केवल हड्डियों और औजारों से अंदाजा लगाते थे कि कौन कहां रहता था। अब विज्ञान मिट्टी में बचे डीएनए कणों को भी पढ़ सकता है। इसे कहते हैं एनवायरमेंटल डीएनए, ईडीएनए। ये सूक्ष्म निशान बताते हैं कि कौन सी प्रजाति किसी गुफा में कभी रही थी, भले ही वहां कोई कंकाल न मिले हों। कई गुफाओं में वैज्ञानिकों ने सिर्फ मिट्टी से निएंडरथल डीएनए खोज निकाला, जिससे पता चला कि वे हजारों साल पहले वहां रहते थे। अब वैज्ञानिक उनके परिवार, रिश्ते और आवाजाही तक का नक्शा बना पा रहे हैं। 2010 से अब तक 20 से ज्यादा निएंडरथल जीनोम पूरे पढ़े जा चुके हैं। कुछ तो एक ही परिवार के भी हैं। इनसे पता चलता है कि वे छोटे,
लेकिन आपस में जुड़े समुदायों में रहते थे। उनकी विविधता बताती है कि वे पहले सोचे से कहीं ज्यादा गतिशील और बुद्धिमान थे। इसी काम के लिए स्वांति पैबो को 2022 में नोबेल पुरस्कार मेडिसिन जेर से सम्मानित किया गया, क्योंकि प्राचीन डीएनए ने मानव विकास की हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया है। अब तस्वीर साफ है। निएंडरथल्स कोई असभ्य गुफा मानव नहीं थे, बल्कि समझदार, अनुकूलनशील इंसान थे जो औजार बनाते थे, महाद्वीपों में यात्रा करते थे और ऐसे जीन छोड़ गए जो आज भी हमें आकार देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। अगर निएंडरथल्स इतने इंसान थे, तो हमारी कहानी सच में शुरू कहां से हुई? शायद असली सवाल यह नहीं कि निएंडरथल्स के साथ क्या हुआ, बल्कि यह कि हमारे साथ क्या हुआ। जैसे जैसे वैज्ञानिक निएंडरथल्स के बारे में और सच उजागर कर रहे हैं, वे और हम के बीच की रेखा और धुंधली होती जा रही है। दशकों तक इंसानियत को उन गुणों से परिभाषित किया गया जो हम अपने लिए खास समझते थे। प्रतीकात्मक सोच, कला, भाषा और अंतिम संस्कार जैसे संस्कार। लेकिन अब सबूत बताते हैं कि निएंडरथल्स ने भी इनमें से बहुत सी चीजें की। स्पेन की गुफाओं में मिले लाल गेरू से बने हाथों के निशान कम से कम 65,000 साल पुराने हैं, यानी उस समय के जब आधुनिक इंसान अभी यूरोप पहुंचे भी नहीं थे। निएंडरथल्स ने जानवरों के पंजों से गहने बनाए, अपने मृतकों को दफनाया और शायद रंगों से औजारों या शरीरों को सजाया भी। ये सब बातें एक चीज की ओर इशारा करती हैं, प्रतीकात्मक सोच की। मतलब चीजों को अर्थ देना, पहचान बनाना और दुनिया को भावनाओं के जरिए समझना, जो कभी आधुनिक इंसान की पहचान मानी जाती थी। तो अगर वे सोच सकते थे, योजना बना सकते थे, कला रच सकते थे और दुख महसूस कर सकते थे, तो असल में फर्क क्या रह गया हमारे और उनके बीच? आधुनिक शोध कहता है, इंसानियत किसी चुनी हुई एक प्रजाति का परिणाम नहीं थी, बल्कि कई मानव वंशों की साझी यात्रा थी। विचारों, अनुकूलन और नवाचार का एक साझा सिलसिला। इस सच्चाई को मानना हमारे मानव विशेषता, ह्यूमन एक्सेप्शनलिज्म के अहंकार को चुनौती देता है। यह हमें घमंड की जगह विनम्रता और जिज्ञासा देता है, याद दिलाता है कि बुद्धि और रचनात्मकता किसी एक रात में नहीं जन्मी, बल्कि सदियों की साझी मुलाकातों से विकसित हुई। और अब उसी प्राचीन डीएनए के भीतर वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा खोजा है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक जेनेटिक सुराग जो शायद बताए कि निएंडरथल्स की असली जन्मभूमि कहां थी। सब कुछ शुरू हुआ एक सवाल से और खत्म हुआ एक रहस्योद्घाटन पर जो बर्फ के नीचे दफन था। हाल के अध्ययनों में वैज्ञानिकों ने शुरुआती निएंडरथल डीएनए को ट्रेस करते हुए एक अद्भुत खोज की है। हजारों प्राचीन जेनेटिक संकेतों की तुलना से पता चला कि पश्चिमी एशिया में लगभग 7 लाख साल पहले निएंडरथल्स की शुरुआती जड़ें मौजूद थीं। इसका मतलब यह हुआ कि निएंडरथल्स सिर्फ यूरोप में विकसित नहीं हुए, बल्कि वे इस क्षेत्र से फैलने वाली आबादियों से उभरे जो बाद में पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में बढ़ीं। सैकड़ों हजारों सालों में इन प्रवासों की लहरों ने उनकी पूरी कहानी घड़ी। कुछ समूह यूरोप पहुंचे और ठंड में ढल गए, जबकि कुछ ने एशिया में डेनिसोवन्स के साथ संबंध बनाए। इन लगातार आंदोलनों ने जनसंख्या की सीमाएं धुंधली कर दीं और मानव विकास को एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक जुड़ा हुआ प्रवाह बना दिया। इसका मतलब साफ है, निएंडरथल्स कोई भटकाव नहीं थे। वे हमारे मानव परिवार की उस जीवित श्रृंखला का अहम हिस्सा थे जिसने अंततः हमें जन्म दिया। उनकी बुद्धि, उनकी अनुकूलता और कठिन परिस्थितियों में टिके रहने की ताकत, इन्हीं ने हमारी कहानी की नींव रखी। गुफाओं की दीवारों पर बने उनके निशान हों या हमारे डीएनए में बसे उनके जीन, उनकी विरासत अब भी जिंदा है। जब हम पीछे मुड़कर इस पूरी कहानी को देखते हैं, तो एक ही संदेश उभरता है, वे गायब नहीं हुए, वे हम बन गए। हमारी हर धड़कन, हर बाल का रेशा उनकी कहानी का एक अंश समेटे है। अतीत कहीं खोया नहीं, वह आज भी हमारे भीतर जीवित है। और अगर हमारा अतीत इतने रहस्यों से भरा हुआ है, तो सोचो, डीएनए में छिपे हुए रहस्य कितने गहरे होंगे जो अभी पढ़े जाने बाकी हैं।